नमस्कार। आप सभी ने अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य पूरी तरीके से पढ़ लिया। आप सभी ने टेस्ट भी दे दिया। अब आते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे। तो अध्याय 4 में कुल 12 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं, जिनके आंसर्स आपको बताए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी आपको बताना है कि जनन स्वास्थ्य का महत्व क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। यानी जनन स्वास्थ्य वह स्वास्थ्य जिसके अंतर्गत जनन से संबंधित सभी पहलू आ जाते हैं। अब वो चाहे शारीरिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे व्यवहारात्मक हो, सभी समस्त पहलुएं आ जाती हैं जो जनन से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पर उसके महत्व के बारे में बताना है कि आप जो जनन स्वास्थ्य लाया गया है उसका महत्व क्या है। तो जनन स्वास्थ्य के द्वारा हम लोगों में गर्भ निरोधकों के बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हम निसंतान दंपतियों को संतान उत्पन्न कराने जैसी चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में बता सकते हैं। यौन संचारित रोगों के बारे में बता सकते हैं, उनसे कैसे बचा जाए इनके बारे में बताया जा सकता है। और बहुत सी ऐसी जनन संबंधित घटनाएं जैसे ऋतुस्राव, गर्भावस्था, गर्भपात, प्रसव, इन सभी के बारे में हम जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत बता सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो परिभाषा दी गई है जनन स्वास्थ्य का, क्या दी गई है, मैंने आपको बताया था कि जनन के सभी पहलुओं समेत एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य के अर्थ में ही इसका महत्व छिपा है। जनन स्वास्थ्य का जो अर्थ है, शारीरिक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जनन रूप से स्वस्थ होना चाहिए, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, व्यवहारात्मक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए जनन से संबंधित। इसके महत्व में कुछ बिंदु आपके दिए गए हैं। सबसे पहला आता है जनन स्वास्थ्य गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार कर जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है। दूसरा, यह किशोरावस्था की समस्याओं से निपटने में कारगर भूमिका निभाती है। यानी किशोरावस्था में जो बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली होती हैं, बहुत सारी बातें जो नहीं पता होती हैं, उनके बारे में ये लोगों को जागरूक करता है, किशोरावस्था वाले लोगों को। तीसरा, कि सहायक जनन प्रौद्योगिकियों के द्वारा बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति के अवसर दिलाता है। चौथा, यौन संचारित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा कर जनमानस को इनसे बचाने में सहायता करता है। और आखिरी, यह ऋतुस्राव, गर्भाधान, सगर्भता, प्रसव आदि से संबंधित परामर्शों व चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ये इतने महत्व आपके दिए गए हैं, आपको इसको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। तो जनन स्वास्थ्य के महत्व क्या क्या है। पहला, जनन स्वास्थ्य गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार कर जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है, ये सबसे प्रमुख भूमिका होगी। दूसरी भूमिका, किशोरावस्था की समस्याओं से निपटने में कारगर भूमिका निभाता है। तीसरी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART के द्वारा बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति करने का अवसर दिलाता है। और नेक्स्ट, यौन संचारित रोगों के बारे में, ऐसे रोग जो यौन संबंधित होते हैं जैसे HIV, सुजाग और सिफिलिस, बहुत सारे, तो उनके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाता है, जागरूक करता है लोगों को इन रोगों के बारे में कि किन किन तरीकों से फैल सकता है, इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं, इनके बारे में जागरूकता पैदा करता है। और ऋतुस्राव, गर्भाधान यानी गर्भाधान मतलब प्रेगनेंसी, सगर्भता का भी वही मतलब होता है, प्रसव आदि से संबंधित, प्रसव यानी पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी से संबंधित परामर्शों व चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बस इसको आप ऐसे नोट कर लेंगे कि समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में क्या क्या विचार आप दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जनन स्वास्थ्य में उन पहलुओं को आपको बताना है जिस पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला ये कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जनसंख्या के नियंत्रण की विधियों को आपको बताना है। दूसरा, यौन संचारित रोग बहुत सारे हैं, उनके बारे में लोगों को बताना है। जनन स्वास्थ्य के जो मुख्य परिदृश्य हैं उनके बारे में बताना है। तो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली आर्थिक समस्याओं, भौतिक संसाधनों की कमी, सामाजिक उत्पीड़नों जैसे यौन दुराचार, यौन संबंधी अपराधों आदि के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए सोचे और आवश्यक कदम उठाएं।
समाज को जनन संबंधित समस्याओं जैसे सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं, बाझपन आदि समस्याओं के बारे में चिकित्सीय सहायता व देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए समय समय पर बेहतर तकनीक और नवीन कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों की अधिक अच्छी देखभाल और सहायता की जा सके। अब यह भी ध्यान रखना है कि इसके विपरीत बढ़ती हुई जो मादा भ्रूण हत्या है, उसको रोकने के लिए सभी प्रकार के लिंग परीक्षण को बंद किया जाए, वैधानिक प्रतिबंध आवश्यक है और बाल प्रतिरक्षण का आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेन मोटिव होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो उन पहलुओं को आपको बताना था जो आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के परिदृश्य जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य के क्या क्या मुख्य पहलू होने चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए आवश्यक विधियां अपनाई जानी चाहिए, उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि होने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ हमें जनन संबंधी समस्याओं जैसे सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ऋतुस्राव संबंधी समस्या, बाझपन, इन सभी के बारे में भी लोगों को जागरूक करना चाहिए और साथ ही साथ उन सभी परीक्षणों को बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए जो लिंग का परीक्षण करते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि लिंग जांच में यदि पता चलता है कि कन्या है, अगर भ्रूण कन्या है तो लोग गर्भपात करा देते थे। तो इसको रोकने के लिए सभी प्रकार के लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। बस अब ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर इस तरह से नोट कर लें। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि है क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। तो सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि विद्यालय में किस आयु वर्ग के व्यक्ति होते हैं। तो विद्यालयों में लगभग 15 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के ही व्यक्ति होते हैं और यही जो आयु वर्ग होता है वो सबसे ज़्यादा प्रजनन काल के लिए सक्रिय अवस्था मानी जाती है। और आपको ये भी बता दें कि हमारे देश में कुल आबादी का लगभग आधी आबादी 50% आबादी 25 वर्ष के व्यक्तियों की ही है। तो इस आयु वर्ग में जनन संबंधी विभिन्न जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, जिससे लोगों में यौन संबंधित समस्त पहलुओं के बारे में जानकारी हो और जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोगों से बचने और उनके प्रसार को रोकने, इन सभी की विधियों के बारे में पता हो, स्वच्छ यौन संबंधों और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में उन्हें जानकारी हो, साथ ही साथ उनके जनन अंगों की जानकारी हो। इन सभी के बारे में उन आयु विशेष वर्ग के व्यक्तियों को जानकारी उपलब्ध हो सके। यही कारण है कि यौन शिक्षा विद्यालयों में अनिवार्य होनी चाहिए और जो कि है भी, आप पढ़ भी रहो। आपके जो सिलेबस में तीसरा और चौथा चैप्टर यही है, सब कुछ यही बता रहा है। तो इसका आंसर होगा कि अध्ययन बताते हैं कि अपने देश में आधी आबादी 25 वर्ष से कम के व्यक्तियों की है और 15 से 25 वर्ष के लोग यौन संचारित रोगों का भी अधिक शिकार बनते हैं। अतः विद्यालयों में यौन शिक्षा के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे युवाओं में यौन संबंधी विभिन्न भ्रांतियों को दूर किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी युवाओं में यौन संबंधी भ्रांतियाँ होती हैं। तो उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सही जानकारी उन्हें उपलब्ध हो सके। यही आवश्यक है कि यौन शिक्षा विद्यालयों में हो। और चूँकि किशोरावस्था एक जिज्ञासा की अवस्था होती है, जानने की आवश्यकता होती है कि क्या चीज़ कैसे होती है, यौन संचारित रोग क्यों फैलता है और क्या क्या उसकी संभावनाएं हो सकती हैं, उनसे बचाव के क्या क्या उपाय हों। तो ये सभी उनकी जिज्ञासा होती है जानने की। यौन संबंधित सही जानकारी न होने पर किशोर युवा इधर उधर से गलत जानकारियाँ प्राप्त कर गलत रास्तों का चयन करते हैं। व्यक्तियों में जनन अंगों की जानकारी हो, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, क्या क्या किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हैं सभी आपको बताए गए हैं। सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों, एड्स आदि के संबंध में जानकारी विशेषकर किशोरावस्था में देना जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होता है। इससे सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायता मिलती है। बस ये कारण है जिसकी वजह से विद्यालयों में यौन शिक्षा देना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन मोटिव है ये कि किस आयु वर्ग के लोगों को जानकारी देना सही है। तो 15 से 25 वर्ष और इन्हीं आयु वर्ग के व्यक्ति विद्यालयों में उपस्थित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन
कि क्या आप जानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ, तो इस प्रकार के सुझाव वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। आप सभी अपने आसपास ऐसा देख सकते हैं कि किसी को भी अगर प्रसव की प्रक्रिया करानी है तो वो सामान्य घरों में नहीं करवाते, हॉस्पिटल में एडमिट होकर ही करवाते हैं। तो ये किसके कारण हुआ? ये हमारे देश में जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं उनसे जागरूकता फैलाई गई और उन्हीं जागरूकता के कारण ऐसा संभव हो सका है। पहले के ज़माने में जब जागरूक नहीं थे लोग तो प्रसव की प्रक्रियाएं घर में ही करा दी जाती थी, तो उनसे बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो अब ऐसा नहीं है। तो जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान ऐसा हुआ है? आप आसपास देख सकते हैं कि जितनी भी प्रसव की प्रक्रियाएं होती हैं सब हॉस्पिटल में ही कराई जाती हैं। साथ ही साथ शिशु को जन्म के पश्चात क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके साथ वो चीज़ें कराई जाती हैं जो कि पहले नहीं था। और सबसे ज़्यादा मेन आपने ये देखा होगा, हम दो हमारे दो सभी नारे देखे होंगे आपने, हर जगह लिखा होता है। तो इससे भी लोगों में प्रभाव ये पड़ा, उन्हें ये चीज़ें समझ में आई कि अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करना उनके लिए बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है, जिसको देख के लोग भी जागरूक हुए और वे छोटे परिवार को प्रोत्साहन देने लगे हैं। आज के समय में आपने आसपास देख लीजिएगा कि हर परिवार में 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही बच्चे होते हैं। तो ये सब भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा हुआ है, जो कि 50 वर्षों के दौरान ऐसा हुआ। अब ये कैसे? तो 1951 में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरुआत की गई। परिवार नियोजन में आपको बताया गया जनसंख्या वृद्धि के कारण, दुष्प्रभाव, इन सभी के बारे में। और फिर परिवार कल्याण के साथ साथ जनन एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें माता और शिशु से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी उनके बारे में लोगों को जागरूक किया गया, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आई और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई। तो ये सब ऐसे पिछले 50 वर्षों के दौरान घटित हुए घटनाएं हैं। अब उनको आप लिखेंगे कैसे? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बाद में परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया गया, जिसके बारे में आपको बताया गया था। समय समय पर इस कार्यक्रम की समीक्षा भी की जाती रही है। इसे और अधिक उन्नत व व्यापकता प्रदान कर एक कार्यक्रम जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा चलाया गया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यक्तियों में अधिक जागरूकता उत्पन्न करते हुए जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु विभिन्न सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्रव्य तथा दृश्य और छपी हुई सामग्री की सहायता से सरकारी और सामाजिक संगठन जनता को जनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहे हैं। अगला लाइन से लिखेंगे कि जनन एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के फलस्वरूप व्यक्तियों में यौन संबंधित मामलों में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से माता और शिशु की मृत्यु दर में गिरावट आई है। छोटे परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ रही है। व्यक्ति छोटे परिवार के महत्व को समझ रहे हैं। यौन संचालित रोगों की सही पड़ताल, देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण समाज के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हुई है। ठीक है, ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं? तो जनसंख्या विस्फोट के कारण, परिणाम और उससे बचने को उपाय, इन सभी के बारे में आपको बताया गया है अध्याय 4 में। आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। कारणों के बारे में बहुत सारे कारण बताए गए हैं, तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6वां कि क्या गर्भ निरोधकों का प्रयोग न्यायोचित है? कारण बताएं। देखिए, गर्भ निरोधकों का प्रयोग ये कोई आवश्यकता नहीं है, किसी जनन स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता। लेकिन अब कुछ कंडीशन ऐसे होती है जिसमें कुछ दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में कुछ अंतर चाहते हैं, या एक संतान के बाद अंतर चाहते हैं, जैसे कुछ सालों का अंतर चाहते हैं, या फिर वे संतान में देरी चाहते हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से जनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं होता। इनसे बचना चाहिए गर्भ निरोधकों के प्रयोग से, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ परिणाम पड़ते हैं शरीर पर। बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पड़ते हैं। तो गर्भ निरोधक शरीर की किसी प्राकृतिक प्रक्रिया पर रोक लगाकर अपना कार्य करते हैं। उनमें शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोक देना। कॉपर्टी है तो कॉपर्टी शुक्राणु के भक्षाणु क्रिया को बढ़ा देता है। साथ ही साथ अगर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है तो वो गर्भाशय के अंतःस्तर में परिवर्तन ला देते हैं। तो इनसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके शरीर पर कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष परिणाम होते हैं। उनका प्रयोग प्राकृतिक गर्भाधान व सगर्भता के विरुद्ध किया जाता है।
लेकिन कुछ व्यक्ति 2 संतानों के बीच अंतर रखने अथवा गलती से हुई सगर्भता की स्थिति से बचने हेतु गर्भ निरोधकों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जब ये कंडीशन चाहिए होती है तो इस कंडीशन में गर्भ निरोधकों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है कि संतान नहीं चाहिए तो गर्भ निरोधक का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। अतः गर्भ निरोधकों का प्रयोग एक अनावश्यक आवश्यकता कहा जा सकता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ गई कि उन्हें गर्भाधान से बचना है। यह जनन स्वास्थ्य के रखरखाव व स्वास्थ्य की आवश्यकता कदापि नहीं है। यानी गर्भ निरोधक कभी भी जनन स्वास्थ्य के रखरखाव और स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं होती, यानी जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत इसे कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 7वां, जो कि है जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? यहाँ कह रहे हैं जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता। तो सही है, क्योंकि जनन ग्रंथियों को अगर हटा दिया जाएगा तो बहुत सारी शारीरिक परिवर्तन आ सकते हैं। जनन ग्रंथियाँ कौन सी होती है? मनुष्य में वृषण, मादा में अंडाशय। तो वृषण और अंडाशय सिर्फ युग्मकों का उत्पन्न नहीं करते, साथ ही साथ ये ग्रंथियों का कार्य करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करते हैं। इनसे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे शारीरिक मानसिक क्रियाओं पर प्रभाव डाल सकते हैं। अगर इनको हम हटा देते हैं तो वो हार्मोन्स नहीं बनेंगे, वे हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो इससे हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव सामने आएंगे। यानी जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता। ठीक, कारण क्या है कि जनन ग्रंथियों से बहुत सारे आवश्यक हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। अगर ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो जनन अंग संतान उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं। वृषण में शुक्राणु तथा अंडाशय में अंडाणुओं का उत्पादन होता है। साथ ही यह अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करते हैं। तो गर्भ निरोधकों का उपयोग संतति नियंत्रण के लिए किया जाता है। संतति नियंत्रण के लिए जनन अंगों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्योंकि जनन अंगों से स्रावित लिंग हार्मोन शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन हार्मोन्स के अभाव में मानसिक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक गर्भ निरोधकों का कार्य क्या है? युग्मकों को आपस में मिलने से रोकना, निषेचन व सगर्भता या अंतरोपण को रोकना, युग्मकों के बनने को नहीं रोकना। क्योंकि जनन अंगों में तो युग्मक बनते हैं, यानी उसका कार्य युग्मक उत्पादन को रोकना नहीं है। अतः जननों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता। अन्य गर्भ निरोधक विधियों की सुगमता से उपलब्ध होने के कारण आसानी से प्रयोग में लाई जा सकती हैं। इसके विपरीत जनन अंगों को हटाना एक जटिल शल्य प्रक्रिया होती है। अतः जननांगों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता। यानी कोई जरूरी नहीं कि जनन ग्रंथि को ही हटाकर हम सगर्भता से बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी अन्य विकल्प हैं जो कि हमें सुगमता से उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे गर्भधारण से बचा जा सकता है। अतः जनन अंगों का निकालना आवश्यक नहीं है। और साथ ही साथ जनन अंगों को, जनन ग्रंथियों को हटाना या निकालना एक शल्य क्रियात्मक विधि है और यानी ऑपरेशनल मेथड है। तो ऑपरेशन के अपने अलग अपने इश्यूज़ होते हैं, तो उससे भी बचा जा सकता है। यानी जनन अंगों को निकालना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता। बस ये था, दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है उल्बवेधन एक घातक लिंग परीक्षण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? इसमें आपको टिप्पणी करना है। तो आपको पता है कि उल्बवेधन यानी एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें भ्रूण के चारों तरफ उपस्थित एमनियोटिक द्रव को सुई के माध्यम से निकालते हैं और उसमें उपस्थित भ्रूणीय कोशिकाओं का परीक्षण करके यह पता लगाया जाता है कि भ्रूण में पल रहा शिशु मादा है या नर। तो यानी हम लिंग निर्धारण करते हैं उल्बवेधन प्रक्रिया की मदद से। और जब ये पता चलता है, अनेक बार ऐसा देखा गया है कि जब ये पता चलता है कि इस गर्भ में पल रहा शिशु मादा है तो इसमें लोग एबॉर्शन करवा लेते हैं, MTP करवा लेते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो जिससे क्या होता है कि मादा, यानी इसे हम कन्या भ्रूण हत्या भी मानते हैं, मादा की संख्या कम होगी हमारे समाज में। तो इससे पुरुष और मादा के लिंग अनुपात में असंतुलन होगा और यह सही नहीं है। और हमारा संविधान भी लिंग के आधार पर भेद करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। यह देखते हुए उल्बवेधन की प्रक्रिया को निषेधित किया गया, बैन किया गया पूरी तरीके से भारत में। ठीक, तो उल्बवेधन क्या है कि भ्रूण एक एमनियोटिक तरल में तैरता रहता है। इंजेक्शन सुई की सहायता से माता के गर्भाशय में इस तरल का एक सैंपल ले लिया जाता है। तरल में स्थित कोशिकाओं का संवर्धन करने के पश्चात कोशिकाओं के गुणसूत्रों का निरीक्षण करके भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। अनेक बार यह देखा जा सकता है कि जब यह पता चलता है कि भ्रूण मादा है तो MTP द्वारा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP यानी एबॉर्शन द्वारा भ्रूण का
गिरा दिया जाता है, भ्रूण को गिरा दिया जाता है। इससे समाज में पुरुषों और स्त्रियों के अनुपात के बिगड़ने की संभावना बढ़ रही है। बढ़ती कन्या भ्रूण हत्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंध आवश्यक है। हमारा संविधान व्यक्तियों में लिंग के आधार पर भेद करने की भी आज्ञा नहीं देता। नैतिकता की दृष्टि से भी सभ्य समाज में यह एक घृणित अपराध है, अतः इस पर रोक उचित है। ठीक, तो ये इसका आंसर है। 9वां क्वेश्चन है कि बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जनन स्वास्थ्य वाले अध्याय में आपको पूरी तरीके से बताया गया है। हम सिर्फ यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिनमें आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। बाकी जो आसान हैं, जिनका आपको कॉपी में आराम से मिल सकता है, नोट्स में आप जो भी बनाते हो उसमें आपको आराम से मिल सकता है, उनके बारे में विस्तृत वर्णन बेकार है, क्योंकि एक बार आपने पढ़ ही लिया है, एक बार आपको बता दिया गया है, तो दोबारा उसको बताने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर संतान पाने हेतु सहायता कौन कौन सी सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ हैं? ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत बहुत सारी विधियाँ जिसके द्वारा बंध दंपति संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो सकता है। जैसे IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु को लेकर लैब में निषेचन कराया जाता है और निषेचित अंड को यानी युग्मनज को हम फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तब हम इसे क्या कहते हैं? ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जब वो 8 कोशिकीय अवस्था में होती है। 8 कोशिकी से ऊपर हो गया 16-32, तब उसे हम गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं, तब वहाँ पे हम क्या कहते हैं? IUT, इंट्रायूट्रिन ट्रांसफ़र। तो ये सभी तकनीक हैं, बहुत सारे और भी हैं। जैसे कुछ स्त्रियों में अगर गैमीट नहीं बनना, युग्मक नहीं बनना, तो हम क्या करते हैं? GIFT का प्रयोग करते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। कुछ पुरुषों में वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम होती है, तो वहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से एक बंध दंपति को संतान उत्पन्न करने में सहायता प्रदान की जा सकती है, जिनको आप आराम से लिख सकते हो, जिनके बारे में आपको डिटेल बताया गया है। 10वां क्वेश्चन आता है कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? इसके बारे में अभी आपको बताया गया है। यौन संचारित रोगों से बचाव के उपाय आपको पूरा बताया गया है, लिखवाया गया है। संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग नहीं करना चाहिए, और मैथुन के दौरान हमेशा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, और अनजान व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संभोग से बचना चाहिए। बहुत सारे अन्य विधियां हैं जिनके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है, वहां से आप नोट कर सकते हैं। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत व्याख्या सहित बताएं। इसमें आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको बताना है कि ये जो लिखे गए वाक्य हैं सही हैं या गलत हैं, या अगर हैं ऐसा सही हैं या गलत हैं तो कारण बताइए कि क्यों। तो पहला इसमें आता है कि गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। तो इसका आंसर पूर्ण रूप से सही है कि गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ कार्यकीय कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से गर्भपात समय से पूर्व हो जाता है। इन्हें हम अकाल प्रसव भी कहते हैं। तो ये वाक्य पूर्ण रूप से सही है। कुछ परिस्थितियों में कुछ कार्यकीय कारणों से गर्भपात स्वतः भी हो जाता है, इसे स्वतः गर्भपात या मिसकैरियज कहते हैं। दूसरा वाक्य है कि बंध्यता को जीवनक्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, और यह सदैव स्त्री की असामान्यता दोषों के कारण होती है। तो यहाँ तक तो सही है कि बंध्यता को जीवनक्षम संतति ना पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि कोई भी दंपति अगर बंध है तो वो जीवनक्षम पूरे जीवन संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। यहाँ तक तो सही है। लेकिन इसके बाद जो लिखा गया है कि यह सदैव स्त्री की असामान्यता या दोषों के कारण होती है, यह वाक्य गलत है। मैंने आपको बताया था कि बंध्यता की स्थिति पुरुषों या स्त्री दोनों में से किसी में भी हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ स्त्रियों का ही दोष होता है, पुरुषों में भी कुछ ऐसे दोष पाए जाते हैं जिनकी वजह से संतान उत्पन्न नहीं हो पाता। उनमें नपुंसकता हो सकती है या वीर्य में शुक्राणु की कमी हो सकती है। तो ये वाक्य गलत है। बंध्यता की परिभाषा तो सही है लेकिन कारण गलत है। बंध्यता स्त्री या पुरुष किसी की भी जन्य का समानताओं या दोषों के कारण हो सकती है। पुरुषों में शुक्राणुओं का ना होना, नपुंसकता आदि प्रमुख कारण होते हैं। आइए तीसरा देखते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। सही है। गर्भ निरोधक के उपाय में आपको ये भी बताए थे, स्तनपान अनार्तव यानी लैक्टेशनल एमिनोरिया, जब तक माता शिशु को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती रहती है, उस समय तक गर्भधारण नहीं होता स्त्री में। उसका कारण गोनेडोट्रोपिन की कमी होती है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की कमी की वजह से उनमें अंडाशय में अंडाणु का मोचित ना होना ये कारण होता है।
तो ये वाक्य सही है कि शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना गर्भनिरोधक उपाय है, क्योंकि इसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग और आर्तवचक्र प्रारंभ नहीं होता। जब तक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकलेगा तब तक LH और FSH नहीं निकलेगा, FSH और LH नहीं निकलेगा तो आर्तवचक्र आमाशय चक्र की शुरुआत नहीं होगी, यानी तब तक रुका रहता है। प्रसव पश्चात लगभग 4 से 6 माह तक यह अवधि अधिक सफल मानी जाती है। इस अवधि में गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं, यानी संतान उत्पन्न करने के 4 से 6 माह तक गर्भधारण नहीं होता। उसके बाद आता है आखिरी वाक्य जो कि है, लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि लोगों में जब तक हम जागरूकता नहीं पैदा करेंगे यौन संबंधित पहलुओं के बारे में, तब तक जनन स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पूर्ण जनन स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। जनन स्वास्थ्य में सुधार हेतु यौन संबंधित समस्याओं की जानकारी एक प्रभावी उपाय है। इससे जनन स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आती है या वे समाप्त हो जाते हैं, या लोगों को अनेक अंधविश्वासों से बचाती है। जनन अंगों की संरचना, ऋतुस्राव चक्र, गर्भनिरोधक, सगर्भता आदि की जानकारी देती है। बस ये था आपका 11वां क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 वाक्य दिए गए थे, उनको बताना था कि ये सही है या गलत, और उनकी व्याख्या करनी थी, जो कि हो गया। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आइए अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है निम्नलिखित कथनों को सही कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, इनको आपको सही करना है। हालांकि ये कथन अगर वास्तव में देखा जाए तो समाज में फैली भ्रांतियां हैं, इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही क्वेश्चन दिया गया है। आइए देखते, पहला कथन क्या दिया गया कि गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब ऑपरेशन करा लेते हैं तो उनमें युग्मक नहीं बनता। गलत है। ऑपरेशन करा लेने पर युग्मक के बनने पर रोक नहीं लगाया जाता है, जबकि युग्मक के संचार को रोक दिया जाता है। आपने देखा वासेक्टोमी यानी शुक्रवाहक उच्छेदन में जो शुक्रवाहक होता है वृषण से यूरेथ्रा में आता है, तो उसे बीच से काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है। उसी तरीके से मादा में भी क्या किया जाता है, अंडाशय को कुछ भी नहीं करते हैं, फैलोपियन नलिका को काट और बांध देते थे। तो चूंकि जब हम वृषण को हटा नहीं रहे हैं, अंडाशय को हटा नहीं रहे हैं, यानी युग्मक निर्माण में हम कोई भी बाधा नहीं डाल रहे हैं, यानी युग्मक निर्माण को हम नहीं रोकते हैं, हम सिर्फ संचार को रोकते हैं कि युग्मक उस स्थान से बाहर ना आ पाए। तो शल्य क्रियात्मक उपाय के फलस्वरूप युग्मक यानी शुक्राणु या अंडाणु बनना नहीं रुकता, केवल परिवहन यानी संचार या युग्मक स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। इसके फलस्वरूप गर्भधारण नहीं होता। ठीक। दूसरा कथन कि सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, आज के समय में सब मेडिसिन उपलब्ध है। नहीं, कुछ ऐसे यौन संचारित रोग हैं जिनके उपचार अभी भी उपलब्ध नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस बी, जननिक परिसर्प व एड्स। इन तीनों को छोड़कर बाकी तो सारे यौन संचारित रोगों के उपचार हो सकते हैं, लेकिन ये 3 रोग बड़े घातक हैं जिनके उपचार अभी भी उपलब्ध नहीं है। तीसरा, ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप में गोलियां बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। देखिए, जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो ग्रामीण और शहर दोनों में, गांव और शहर दोनों में लोकप्रिय है, लेकिन ग्रामीण में उतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। जहाँ पर यहाँ पर लिखा है ना बहुत अधिक लोकप्रिय है, उतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ों का प्रचार प्रसार थोड़ा कम है। तो यह शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में लोकप्रिय है, लेकिन जागरूकता की कमी व अशिक्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय है। ग्रामीण के लोग सोचते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, ये सब बातें होती हैं इस वजह से। ठीक है। आखिरी आता है कि ईटी तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ईटी यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, तो ये गलत है। जब हम ईटी तकनीक में क्या कराते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में हम कराते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी शुक्राणु और अंडाणु को बाहर लैब में उसे हम निषेचित कराते हैं, और निषेचन के पश्चात बने युग्मनज को, या तो हम युग्मनज या 8 कोशिकीय प्राक भ्रूण को हम फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र करते हैं, तब इसे हम ZIFT कहते हैं। यानी यहाँ पर जो लिखा है ना सदैव गर्भाशय, नहीं, गर्भाशय के अलावा हम फैलोपियन नलिका में भी स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाक्य सही इस तरह से होगा कि ऐसा नहीं है कि सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित कर सकते हैं, नहीं, इसे हम फैलोपियन नलिका में भी स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी ईटी तकनीकों में शरीर से बाहर अंडाणु का निषेचन कराकर युग्मनज व 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। इसे युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण ZIFT कहते हैं। जब भ्रूण में ब्लास्टोमेरी की संख्या 8 से अधिक हो जाए तब इसे हम गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, तब वहाँ पर हम IUT कहते हैं। अतः इसे अंतः गर्भाशय स्थानांतरण IUT, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफ़र कहते हैं। बस ये था संपूर्ण NCERT के अध्याय 4 के क्वेश्चन और आंसर्स।
तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। आप इसे नोट करें, याद करें, अच्छी तरीके से इसको तैयार करें। अगला अध्याय जो भी होगा जल्दी आपको शुरू कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।